हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, हम लोग टेस्ट पेपर 7 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 60 करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 41। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। यानी कि आपको HELP हेल्प के बारे में, हेल्प के 3 फीचर्स दिए गए हैं। आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से फीचर्स हेल्प के हैं या करेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए हेल्प के बारे में। तो हेल्प से पहले नेल्प एग्जिस्ट किया करता था। हेल्प की जगह पे नेल्प हुआ करता था पहले, न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। उसको रिप्लेस करके HELP हेल्प लाया गया है, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में इसके 4 इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। वो ये हैं कि जैसे पहला है यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग, जो HELP है, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत पहला एस्पेक्ट है जो पॉलिसी के तहत प्रोवाइड किया गया है, वो है यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग, जिसके तहत आपको सिर्फ एक ही लाइसेंस लेना होता है। यानी कि कोई भी कंपनी है, कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपनी है, तो उसको सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म लाइसेंस मिलेगा। उसी से वो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, कोई किसी भी हाइड्रोकार्बन्स का एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले था कि जैसे ऑयल है, कोल बेड मीथेन है, तो इन सब के लिए, गैस है, इन सब के लिए अलग अलग लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती थी। अभी क्या है कि हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन और लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत यूनिफॉर्म लाइसेंस का प्रावधान किया गया है। तो ये आपका पहला एस्पेक्ट हो गया। सेकंड एस्पेक्ट है ओपन एक्रेज, यानी इसमें जो भी एक्सप्लोरेशन कंपनी है, जो भी हाइड्रोकार्बन कंपनी है, उनको अपना अपना ब्लॉक सेलेक्ट करने का आज़ादी होगा। तो एक ये फीचर्स है। उसके बाद तीसरा फीचर्स रिवेन्यू शेयरिंग का। पहले क्या होता था, पहले PSC होता था, इसके जगह रिवेन्यू शेयरिंग की जगह प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता था, जिसमें क्या होता था कि जब कॉस्ट रिकवरी हो जाती थी, उसके बाद जो है बेनिफिट का शेयरिंग होता था। अभी क्या है, रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल कर दिया है इसके जगह। ये थर्ड फीचर्स हो गया। फोर्थ फीचर्स है मार्केटिंग एंड प्राइसिंग फ्रीडम। जो भी हाइड्रोकार्बन कंपनी है, उनको मार्केटिंग, ठीक है, और प्राइसिंग का भी फ्रीडम दे दिया गया है। तो ये 4 इसके हेल्प के इम्पोर्टेंट फीचर्स है। तो अब देखिए क्वेश्चन का क्या स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में जो फीचर्स दिए गए हैं वो इनसे मैच करता है कि नहीं। तो पहला फीचर्स है फ्रेंड्स कि द प्रोविजन ऑफ सेपरेट लाइसेंसेस फॉर, ये देखिए, द प्रोविजन ऑफ सेपरेट लाइसेंसेस फॉर ईच काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। पहला ही गलत हो गया। मैंने आपको कहा कि हेल्प में यूनिफॉर्म लाइसेंस की बात की गई है, तो आपका पहला जो है वो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड है प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर रिकवरी ऑफ कॉस्ट। मैंने आपको क्या कहा कि प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर जो आफ्टर रिकवरी ऑफ कॉस्ट है, ये पहले हुआ करता था। अब रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल आ गया है, यानी उस पर रिवेन्यू पहले से ही डिसाइड हो जाएगा कि इस पे जो भी रिवेन्यू आएगा वो आपका, और इस पे जो भी आएगा वो आपका। तो रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल में रिकवरी ऑफ कॉस्ट के बाद वाला कहानी ख़त्म है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है फ्रीडम टू सेलेक्ट एक्सप्लोरेशन ब्लॉक थ्रू आउट द ईयर। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपको सेकंड एस्पेक्ट जब मैं डिस्कस किया था ओपन एक्रेज, जिसमें हर हाइड्रोकार्बन कंपनी को ये फ्रीडम होगा कि वो अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको आज़ादी होगी। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट हुआ। ये देखिए, पहला और दूसरा इनकरेक्ट हो गया। थर्ड आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो आपका आंसर बन जाएगा C, ओनली 3। उसके बाद ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बजटरी डेफिसिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, बजटरी डेफिसिट में जो प्राइमरी डेफिसिट है उसके रेफरेंस में आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपसे करेक्ट पूछा गया है। तो आइए पहला पॉइंट से देखते हैं। पहला है प्राइमरी डेफिसिट इज अ टोटल गवर्नमेंट बोरोइंग्स अवेलेबल टू यूटिलाइज आफ्टर इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी डेफिसिट यही होता है। प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली इसलिए मेजर किया जाता है ताकि वो पता लगा सके कि गवर्नमेंट कितना उधार गवर्नमेंट को लेना है।
ठीक है, उसमें सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट जो है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, यानी इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड कर दें, उसके बाद गवर्नमेंट को कितना उधार लेना पड़ेगा ताकि वो डेफिसिट को फाइनेंस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट यही होता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है प्राइमरी डेफिसिट इन इंडिया इज़ ऑलवेज हायर दैन द फिजिकल डेफिसिट। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि प्राइमरी डेफिसिट हमेशा फिजिकल डेफिसिट से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, ये बराबर भी हो सकता है। ये ऑलवेज जहाँ पर भी आता है वहाँ पर आपको ध्यान देना होता है, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है, मैक्सिमम टाइम ये गलत ही होते हैं, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि ऑलवेज वो चीज़ होगी ही जो भी स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो अक्सर केस में ये जो है गलत ही होता है प्राइमरी डेफिसिट। अब इसमें क्या है, इसमें देख लीजिए, प्राइमरी डेफिसिट इन इंडिया इज़ ऑलवेज हायर देन फिजिकल डेफिसिट। ज़रूरी थोड़ी है हमेशा हायर होगा। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है, ये देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला, ये पीडी लिख रहा हूँ प्राइमरी डेफिसिट को, इक्वल्स टू जो फिजिकल डेफिसिट होता है एफडी। ठीक है, एफडी में से आप जो नेट इंटरेस्ट पेमेंट है एनआईपी, नेट इंटरेस्ट पेमेंट, इनको एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट को फिजिकल डेफिसिट मैनेज करने के लिए या उनको स्टेबलाइज करने के लिए जितने फंड उधार लेने की ज़रूरत होती है, बोरो करने की ज़रूरत होती है, उसको हम लोग प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है प्राइमरी डेफिसिट इन इंडिया इज़ ऑलवेज हायर देन फिजिकल डेफिसिट। तो फ्रेंड्स ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट करेक्ट हो गया। आंसर बन जाएगा 1 ओनली, ऑप्शन ए। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इनिशिएटिव इंड सैट 2020। तो फ्रेंड्स इंड सैट जो है ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट था। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट। ये एक स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट है जो फॉरेनर स्टूडेंट के लिए, यानी फॉरेन स्टूडेंट को इंडिया में पढ़ने के लिए एडमिशन और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, उस एडमिशन और स्कॉलरशिप ग्रांट करने के लिए ये टेस्ट का आयोजन 22 जुलाई 2020 को किया गया था। जो अपना स्टडी ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उनका एक प्रोग्राम है स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, उन्हीं के तहत ये स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था 22 जुलाई को। तो ये न्यूज़ में था, आपको इसका एम समझ में आ गया कि इसका एम है कि फ़ॉरेन स्टूडेंट्स को इंडिया में पढ़ने के लिए बढ़ावा मिले, फ़ॉरेन स्टूडेंट्स को इसीलिए स्कॉलरशिप और एडमिशन प्रोवाइड करवाया जाएगा इस टेस्ट के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनका एक प्रोग्राम है स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम, उनके तहत ये टेस्ट कंडक्ट करवाया गया है। फॉरेन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाएगा और एडमिशन ग्रांट किया जाएगा कुछ चुनिंदे यूनिवर्सिटीज़ में। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ अ टेस्ट कंडक्टेड फॉर ग्रांटिंग स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टू फॉरेन स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स ये भी आपका करेक्ट हो गया। तो दोनों ही करेक्ट हो गए, आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्रांसफ़र पेमेंट रेफर्स टू। तो फ्रेंड्स ट्रांसफ़र पेमेंट के बारे में काफ़ी चर्चा हम लोगों ने किया है पहले वीडियो में। जो टेस्ट पेपर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है उस पार्ट को देखिए, आपको ट्रांसफ़र पेमेंट पता चल जाएगा। मैंने आपको वहाँ पर भी बताया हुआ है कि ट्रांसफ़र पेमेंट वो है जिसको आपको कभी भी, मतलब जिसके लिए आप लायबल नहीं होते हैं कि इन फ्यूचर उसको कभी रिटर्न भी करना है। ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में आप इसको समझ लीजिए। उसके बाद आप आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, यानी पहला ऑप्शन है रिसिप्ट्स which the residents of the country receive without having to make any present or future payments in return। तो बिल्कुल सही बात है, यही आपका ट्रांसफ़र पेमेंट होता है कि जो भी रिसिप्ट चलिए किसी भी कंट्री के रेसिडेंट्स के द्वारा रिसीव किया जाता है और उसको फ्यूचर में रिटर्न पेमेंट नहीं करना है उस चीज़ का, उस प्रेजेंट का या फिर उस रिसिप्ट का, तो उसको हम लोग ट्रांसफ़र पेमेंट के कैटेगरी में रखते हैं। पहला स्टेटमेंट ही आपका करेक्ट हो गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कंसीडर द फॉलोइंग
और पूछा क्या है इसमें पूछा है which of the actions mentioned above is adopted by the government would reduce its deficit। यानी गवर्नमेंट को जो पैसे की कमी चल रही है, यानी गवर्नमेंट को जो डेफिसिट चल रहा है गवर्नमेंट के पास, तो उस डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसी अडॉप्ट कर सकती है, उसके बारे में आपसे पूछा है। पहला देखिए, पहला है डिसइन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट वो होता है जो भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, यानी कि जो भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं उनको जब भी गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है या फिर वो नॉन प्रॉफिटियरिंग एसेट बन जाता है, तो उसको गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट कर देती है, प्राइवेटाइजेशन कर देती है उसका। तो कोई भी एसेट है उसको गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि उसका या तो कुछ शेयर बेच सकती है या फिर उसको 100% भी सेल आउट कर सकती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। उसके बदले गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं, जो भी डेफिसिट है उसको मैनेज कर सकती है। तो फ्रेंड्स ये आपका करेक्ट हो गया पहला। दूसरा है रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर, खर्च कम करेंगे तो उससे भी आपका डेफिसिट मैनेज हो सकता है। टैक्स बढ़ा देंगे, रैशनलाइज सब्सिडी, यानी सब्सिडीज़ को सिर्फ उन्हीं लोगों को देंगे जिनको जहाँ पर ज़रूरत है, जिस जगह पे सब्सिडीज़ देने की ज़रूरत है सिर्फ उसी जगह पे देंगे। तो आपका चारों ही आपका ऐसे पॉलिसी हैं जिनको अडॉप्ट करने से गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है वो उसका भार कम होगा। तो आपके आंसर हो जाएंगे 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ चैंपियन सर्विस सेक्टर। तो फ्रेंड्स चैंपियन सर्विस सेक्टर वो सेक्टर हैं, यानी इंडिया के अंदर चैंपियन सर्विस सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं जिनमें काफ़ी पोटेंशियल है कि वो काफ़ी ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हैं इंडिया के अंदर, काफ़ी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी काफ़ी उसके अंदर पोटेंशियल है। तो ऐसे 12 चैंपियन सर्विस सेक्टर को आइडेंटिफाई करके यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है फॉर प्रोमोटिंग देयर डेवलपमेंट एंड रियलाइजिंग देयर पोटेंशियल। ठीक है, ताकि जिस डिपार्टमेंट के अंदर आता है वो उनको उन 12 सेक्टर पे काफ़ी फोकस करना है ताकि सर्विस सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा मिले और अपने यहाँ काफ़ी प्रोडक्शन बढ़े, जॉब क्रिएट हो, एक्सपोर्ट बढ़े। तो इन सब के लिए और इसी संदर्भ में जो है आपका ये चैंपियन सर्विस सेक्टर न्यूज़ में था और वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट है इट सीक्स टू इनहेंस द कम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडिया सर्विस सेक्टर थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फोकस्ड एक्शन प्लान्स। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेट्स हैव बीन एम्पावर्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच सेक्टर्स। तो फ्रेंड्स स्टेट नहीं, इसको यूनियन कैबिनेट ने इम्प्रूव किया है और ऐसे 12 आइडेंटिफाइड सेक्टर को इसके लिए इम्प्रूव किया है चैंपियन सर्विस सेक्टर के लिए। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे लिखा है। तो पहला आपका करेक्ट है, आपसे करेक्ट ही पूछा है, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए 1 ओनली। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 47 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के बारे में आपसे पूछा है। पहला स्टेटमेंट है जीएसटी इज एसेंशियली अ टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेट। तो फ्रेंड ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जीएसटी जो है वो एक टैक्स है जो कि वैल्यू एडिशन स्टेज, हर एक वैल्यू एडिशन स्टेज पर ऐड किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। सेकंड है इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा है स्टेट जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल ओनली इफ बोथ द बायर एंड सेलर आर लोकेटेड विद इन द सेम स्टेट। तो ये भी आपका करेक्ट है कि स्टेट जीएसटी सिर्फ उन्हीं पर एप्लीकेबल है जहाँ पर बायर और सेलर दोनों सेम स्टेट में लोकेटेड हों। तो आपका तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, आपसे करेक्ट ही पूछा है, तो आपका आंसर बन जाएगा 1, 2 एंड 3, ऑप्शन ए। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 है इट इज़ अ टाइप ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल where the government makes payment in fixed amount for a considerable period and then in variable amount in remaining period। इस लाइन को अंडरलाइन करिए फ्रेंड्स। सबसे पहली बात तो ये पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसके बाद गवर्नमेंट मेक्स पेमेंट इन फिक्स्ड अमाउंट फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड एंड देन इन वेरिएबल अमाउंट इन रिमेनिंग पीरियड।
ठीक है। ये किसी एक मॉडल का, पीपीपी मॉडल का खास फीचर होता है, इसलिए मैंने आपको ये अंडरलाइन करवाया, इससे आपका आंसर निकलेगा। उसके बाद द बैलेंस पेमेंट्स आर मेड, ये भी आप बोल सकते हैं, ये भी उसी का पार्ट है। द बैलेंस पेमेंट आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द एसेट्स क्रिएटेड एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द डेवलपर, इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लीजिए। द बैलेंस पेमेंट्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स क्रिएटेड एंड परफॉर्मेंस ऑफ द डेवलपर। उसके बाद द फाइनेंशियल रिस्क इज शेयर्ड बाय द बोथ प्राइवेट प्लेयर एंड द गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग पीपी मॉडल इज बिंग डिस्क्राइब्ड इन द वेब पैसेज। आपसे पूछा गया है किस पीपीपी मॉडल की बात इन्होंने वेब पैसेज में की है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, पीपीपी मॉडल जो है वो एक ऐसा मॉडल होता है जिसके तहत गवर्नमेंट जो है, एक तरफ गवर्नमेंट और दूसरी पार्टी होती है कोई भी प्राइवेट कंपनी, ठीक है। उन दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। गवर्नमेंट को अगर कोई भी सर्विस लेनी होती है किसी भी प्राइवेट कंपनी से, तो उनके साथ ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ठीक है। वो कई प्रकार के मॉडल होते हैं, जैसे हो गया, आपने सुना होगा बॉट मॉडल, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। उसके बाद बॉट टॉल हो जाता है। उसके बाद हाइब्रिड एन्युटी मॉडल हो जाता है। उसके बाद ईपीसी मॉडल हो जाता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। उसके बाद O&M मॉडल हो जाता है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो फ्रेंड्स ऐसे बॉट टॉल होता है कि जो बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, तो बॉट टॉल मॉडल में ये होता है कि प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट जो है प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। प्राइवेट कंपनी जैसे कोई रोड जो है उसको बिल्ड किया, ठीक है, तो उसको बिल्ड किया, गवर्नमेंट उसमें पैसे उनको नहीं देती है, पूरा इन्वेस्टमेंट जो है उस प्राइवेट कंपनी का ही होता है। बाद में वो प्राइवेट कंपनी पैसे वसूलती है पब्लिक से टोल के थ्रू। देखते हैं आप, हाईवे पर जो टोल प्लाजा लगा होता है, इसका मतलब है वो कंपनी के द्वारा लगाया जाता है। जिन कंपनी ने उस रोड को बनवाया है, उन्होंने उस टोल प्लाजा पर टैक्स कलेक्ट करके अपना इन्वेस्टमेंट जितना भी किया है वो उसके थ्रू वो उसका भरपाई करता है। तो ये हो गया आपका बॉट टॉलर। उसके बाद जो हम मॉडल है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। तो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ये आपका जो पैसेज दिया हुआ है, ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के बारे में ही है। जैसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जो होता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट उसमें 40%, ये जो फिक्स्ड अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था, ये जो फिक्स्ड अमाउंट लिखा हुआ है ये 40% होता है फिक्स, यानी 40% फिक्स्ड अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट 5 साल में हर एक साल इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर देती है कंपनी को, ठीक है। और बाकी जो 60% है वो वेरिएबल अमाउंट में होता है। तो आपका ये जो पैसेज दिया गया है ये हम मॉडल का पैसेज है, हम मॉडल के बारे में दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। और आपको मैंने BOT के बारे में बताया, और ये देख लीजिए बी ऑप्शन में EPC है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, EPC मॉडल, ठीक है। तो EPC मॉडल में सर्विस, यानी कि गवर्नमेंट को जब इंजीनियरिंग सर्विस लेना होता है प्राइवेट कंपनी से, तो उन पे बिडिंग करती है गवर्नमेंट, और फिर किसी एक कंपनी को उसके लिए फ़िक्स किया जाता है। तो उसमें जो है सारा इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सिर्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग सर्विस जो है प्राइवेट कंपनी से लेती है। तो ये आपका हो गया EPC मॉडल। उसके बाद बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट, वो मैंने आपको बता चुका हूँ। उसके बाद है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो फ्रेंड्स ऑपरेशन और मेंटेनेंस में क्या है कि फिर से एक बार सरकार जो है इसका बिडिंग करती है, ठीक, और जो कंपनी उस बिड को जीतता है, या आप कह सकते हैं जो भी उसमें जो बोली लगता है उस बोली में जो जीतता है, तो फिर उससे गवर्नमेंट जितना भी पैसा में वो बिडिंग होता है उतना पैसा गवर्नमेंट ले करके, और कुछ फिक्स्ड पीरियड, कुछ समय तक के लिए जो है उनको, उस कंपनी को वो एसेट दे दिया जाता है फॉर ऑपरेट एंड मेंटेनेंस। जैसे अभी आप एग्जांपल समझ लीजिए, ये जो अपना लाल किला है वो 5 साल के लिए डालमिया ग्रुप को दिया गया है, और उसको वो 25 करोड़ में बिडिंग डालमिया ग्रुप ने जीता था इंडिगो को पीछे करके। जो 5 साल के लिए होता है मान के चलिए, उसके बाद वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है। तो आपका ये होता है ऑपरेट एंड मेंटेनेंस मॉडल। उसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49 है, विद रेफरेंस टू फूड ग्रेन्स मैनेजमेंट इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज आर परफॉर्म्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। फूड ग्रेन मैनेजमेंट में स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है।
तो सबसे पहला देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। सेकंड है इशू ऑफ राशन कार्ड्स टू द एलिजिबल बेनिफिशियरीज, तो ये भी आपका करेक्ट है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो राशन कार्ड हर एक बेनिफिशियरीज को इशू करे। और तीसरा है द फिक्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ऑफ फूड ग्रेन्स यानी एमएसपी। तो फ्रेंड्स एमएसपी फिक्स करना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं है। तो और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एमएसपी अनाउंस करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाता है। आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटीज फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो बैलेंस शीट होता है वो उसमें दो कॉलम होते हैं, एक तरफ एसेट्स और एक तरफ लायबिलिटीज़। तो एसेट्स में आ जाता है जैसे गोल्ड रिजर्व हो गया, लोन दिया हुआ है कमर्शियल बैंक्स को या लोन दिया हुआ है गवर्नमेंट को, इन्वेस्टमेंट हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, एसेट्स में। और जैसे करेंसी नोट्स हो गया, चाहे वो पब्लिक के पास हो चाहे बैंकिंग डिपार्टमेंट के पास हो, गोल्ड कैश हो गया, ये सब आपका किस में आ जाता है, उसके लायबिलिटीज़ में। तो आपसे पूछा गया है लायबिलिटीज़ में, तो आप ये देखिए जो गोल्ड रिजर्व है 1 और 3 लोन टू कमर्शियल बैंक्स और 4 इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो ये 1, 3 एंड 4 आपका हो जाता है एसेट। जो सेकंड है आपका करेंसी नोट्स हेल्ड बाय द पब्लिक, तो ये सिर्फ आपका लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ फॉर द आरबीआई। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 ओनली, ऑप्शन डी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टेरिलाइजेशन बाय आरबीआई। तो स्टेरिलाइजेशन के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपसे करेक्ट पूछा गया है। तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले जानते हैं स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जब भी कभी किसी भी इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो बढ़ता है तो उसको रोकने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरवीन करती है मार्केट में, ठीक है। फॉरेन करेंसी इनके इनफ्लो को रोकने के लिए, मार्केट में उसको कम करने के लिए आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ता है। और आरबीआई ये काम करती है टू स्टेबलाइज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज। तो उस प्रोसेस को हम लोग स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है इट इज़ डन टू स्टेबलाइज द स्टॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स। तो ये आपका करेक्ट हो गया, जो आपको मैंने समझाया वही स्टेटमेंट में लिखा है। और सेकंड है द टोटल रिजर्व एंड डिपॉजिट ऑफ द आरबीआई रिमेन अनचेंज्ड प्री एंड पोस्ट स्टेरिलाइजेशन एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स स्टेरिलाइजेशन से रिजर्व और डिपॉजिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अनचेंज रहता है। क्योंकि आरबीआई जैसे इंटरवेन करती है मान के चलिए, तो वो जो फॉरेन एक्सचेंज है उनको ख़रीदती है, तो उनका ख़रीदने के बदले जो है पैसे देती है ना, तो इसलिए वो जो है आपको फिर बैलेंस हो जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि आरबीआई का जो डिपॉजिट और रिजर्व है वो अनचेंज रहता है। स्टेरिलाइजेशन से उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, लायबिलिटीज़ और एसेट पे फ़र्क पड़ता है, वो कई बार इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद तो आपका 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 52 है द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ कुशीनगर एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश एज अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कुशीनगर इन द बुद्धास लाइफ। तो फ्रेंड्स कुशीनगर का बुद्धास लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, और ये कुशीनगर न्यूज़ में था, इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि कुशीनगर को जो है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एयरपोर्ट के लिए, और वो एज एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा उत्तर प्रदेश में। और कुशीनगर चूँकि बुद्धा के लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो आपसे ये पूछ लिया है कि बुद्धा की लाइफ का क्या सिग्निफिकेंस है कुशीनगर से, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जान लीजिए जो लॉर्ड बुद्धा है, लुम्बिनी में जन्म हुआ, गया में उनको ज्ञान मिला, सारनाथ में पहला ज्ञान दिया उन्होंने, और कुशीनगर में जाके महापरिनिर्वाण यानी कि अंतिम सांसें ली। तो ये जो है आपको कुशीनगर बुद्धा के महापरिनिर्वाण अटेंड करने से रिलेटेड बन जाएगा। ही अटेंड महापरिनिर्वाणा हियर, ऑप्शन बी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53 है
कारा सी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स कारा सी आपके आर्कटिक ओशन का पार्ट है और ये रीजन भी आर्कटिक ओशन भी जो है आपका न्यूज़ में था, इसलिए ये क्वेश्चन उठाया गया है क्योंकि रसिया का एक पावर प्लांट है, ठीक है, वो बर्फ़ फटने के वजह से वहाँ पर 20,000 टन ऑयल जो है वो ऑयल स्पिल हो गया था वहाँ के एक नदी में, और वो नदी जो है इस आर्कटिक ओशन से को कनेक्ट करती है। तो इसीलिए आपका यह आंसर जो ये क्वेश्चन आया और आपका आंसर बन जाता है आर्कटिक ओशन। कराची इज रिलेटेड टू आर्कटिक ओशन, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 54 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉपीराइट्स। तो फ्रेंड्स आज ही मैंने कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2021 डिस्कस किया है। आप हमारा करंट अफेयर सीरीज खोलिए, ठीक है, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2021, उसको ध्यान से देखिए, आपको सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं उसमें। ये जो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कॉपीराइट के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा लिटरेरी वर्क्स को किया जाता है, म्यूजिक कंपोजिशंस को किया जाता है, और जो तीसरा है मेथड ऑफ मूवी मेकिंग, तो फ्रेंड्स ये कॉपीराइट के अंदर नहीं आता है। जो फोर्थ है स्क्रिप्ट ऑफ द थिएटर शोज, तो ये भी आपका कॉपीराइट के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है। तो आपका 1, 3, 2 एंड 4 ये जो तीनों हैं आपके कॉपीराइट के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन जो मेथड्स ऑफ मूवी मेकिंग है इन लोगों के लिए कोई भी कॉपीराइट रूल्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता है अभी, ठीक है। जैसे मेथड्स ऑफ मूवी मेकिंग हो गया, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया, कोई भी आइडियाज़ हो गया, प्रोसीजर हो गया, तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों पर जो है कॉपीराइट का प्रोटेक्शन नहीं है अभी तक, ठीक है। बाकी ये जो लिटरेरी वर्क्स है, म्यूजिक कंपोजिशन है, स्क्रिप्ट है, या फिर कंप्यूटर का कोई भी सॉफ्टवेयर है, इन सब को कॉपीराइट के थ्रू प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो आपका आंसर बन जाएगा 1, 2 एंड 4 का कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, 1, 2 एंड 4। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 55 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपसे करेक्ट पूछा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दे आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज इशूड एट डिस्काउंट। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो ट्रेजरी बिल्स है, टी बिल्स भी बोलते हैं इसको, टी बिल्स आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज इशूड एट डिस्काउंट। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकंड है दे आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड नॉट स्टेट गवर्नमेंट्स। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो टी बिल्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं जारी किया जा सकता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जारी कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज़ को ही सिर्फ इशूड कर सकते हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है दे आर यूजुअली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। ये स्टेटमेंट यहीं पर गलत हो जाता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ नहीं है, ये एक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ है जिसका टेनर्स जो है 91 दिन या 182 दिन या फिर 364 दिन, ऐसे इस टेनर्स में इसको इशू किया जाता है। तो आपका ये जो लिखा हुआ है मैच्योरिटी ऑफ 10 ईयर्स, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। तो आपका ये आंसर नहीं बनेगा, आपका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। 1 एंड 2 है आपके ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 56 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, ठीक है, MEP, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस के बारे में आपसे 2 स्टेटमेंट दिया है। आप इस तरह से इसको एक तरह से समझिए कि आपसे पूछ लिया है मिनिमम थ्रेशोल्ड प्राइस फॉर एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, जो भी एक्सपोर्टर्स हैं अपने इंडिया में, यानी जो भी कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है इंडिया से बाहर, तो गवर्नमेंट उनके लिए एक थ्रेशोल्ड प्राइस निर्धारित करती है कि उससे कम पैसे में आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे माल यहाँ से। तो एक तरह से बोल सकते हैं ये एक मिनिमम प्राइस है जिससे कम में कोई भी एक्सपोर्टर इंडिया से बाहर अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है MEP इज अ प्राइस बिलो व्हिच एन एक्सपोर्टर इज नॉट अलाउड टू एक्सपोर्ट द कमोडिटी फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। सेकंड है डिसीजन रिगार्डिंग MEP आर टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, दिस इज नॉट टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो एक्सपोर्ट
मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है वो यूनियन कैबिनेट लेवल पर डिसाइड किया जाता है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, आपसे करेक्ट पूछा है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है विच ऑफ द following products categories was were exempted from the industrial licensing under new economic policy 1991। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कि जो 1991 से पहले इंडिया का इकोनॉमी जो था वो क्लोज्ड इकोनॉमी था, इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी था, यानी काफ़ी चीज़ें उसमें बैन थी, ठीक है। और उस समय आपको कोई भी एक छोटा स्टार्टअप करना है, कोई भी फैक्ट्री सेटअप करनी है, इंडस्ट्री लगानी है या बिजनेस ओपन करना है तो आपको गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेना होता था, उसके बाद ही आप कुछ ओपन कर सकते थे। जब 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो इन लोगों ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसको अडॉप्ट किया और उसमें इन लोगों ने 3 रिफॉर्म्स ये लेकर के आए थे उस पॉलिसी के तहत, ठीक है। LPG रिफॉर्म्स। तो फ्रेंड्स L स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, P स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों पॉलिसी के थ्रू, जैसे लिबरलाइजेशन के थ्रू लाइसेंसिंग को एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल ही बहुत ही कम कर दिया, कुछ सेक्टर्स जो है कुछ चीज़ों को छोड़ करके बाकी सब चीज़ को में लाइसेंसिंग सिस्टम को समाप्त कर दिया इस पॉलिसीज़ के तहत, ठीक है फ्रेंड्स। तो वही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो जैसे एरोस्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, अल्कोहल हो गया, हैजार्डस केमिकल्स हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन्स हो गया, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इन सब चीज़ों को छोड़ करके इन सब चीज़ों में आज भी लाइसेंसिंग, क्योंकि इन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें काफ़ी हैज़ार्डस होते हैं और काफ़ी मतलब रिस्की होते हैं, तो इन सब चीज़ों में आज भी लाइसेंस की ज़रूरत है। बाकी चीज़ों को लाइसेंसिंग सिस्टम के बाहर रख दिया गया, यानी लाइसेंसिंग सिस्टम बाकी चीज़ों में ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था इस इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत। तो आप ये देख लीजिए, जो पहला है एरोस्पेस, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फ्रेंड्स इन सब चीज़ों को छोड़ करके बाकी और जितने भी छोटे मोटे इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उन सब चीज़ों में लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे पूछा गया है विच प्रोडक्ट और कैटेगरीज वाज वेयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अंडर। तो किसको मतलब लाइसेंसिंग से बाहर रखा गया है, तो आपका एक ही आंसर हो जाएगा, सिर्फ 4 जूट इंडस्ट्रीज। बाकी चीज़ों में अभी भी लाइसेंसिंग पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, यानी आपको एरोस्पेस, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, हैज़ार्डस केमिकल्स हो गया, इनके लिए आज भी आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है पहले, उसके बाद आप फैक्ट्री या इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। तो सिर्फ जूट इंडस्ट्रीज जो है उसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन 4 ओनली। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 58 है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, यानी निधि स्कीम। तो फ्रेंड्स ये जो निधि इनिशिएटिव है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, इसका काम क्या है देखिए, आपको इस इनिशिएटिव के फुल फॉर्म्स में ही है हार्नेसिंग इनोवेशंस, ठीक है फ्रेंड्स। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है ये स्कीम इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है और इस इनिशिएटिव का मेन एम है कि स्टूडेंट्स क्रिएटिव हैं, उनके आइडियाज़ और इनोवेशंस को एक सक्सेसफुल स्टार्टअप का रूप दिया जाए, ठीक है। तो आपका आंसर देखिए, एम्पावरिंग ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका जो है इनका मेन गोल था कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में कुछ इस तरह का क्रिएटिव थॉट्स आता है तो उनको थोड़ा और गाइड करके उनको एक स्टार्टअप्स का रूप देना है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आंसर नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ। तीसरा है आपका सी ऑप्शन देखिए, नर्चरिंग आइडियाज़ एंड इनोवेशन, नॉलेज बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनटू सक्सेसफुल स्टार्टअप्स। तो फ्रेंड्स यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये जो निधि स्कीम है इसका मेन एम है टू नर्चर द आइडियाज़ एंड इनोवेशन, ठीक है, इनटू सक्सेसफुल स्टार्टअप्स। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 है क्वेश्चन नंबर 59 है मंगोलियन कंजूर के बारे में। तो फ्रेंड्स मंगोलियन कंजूर क्या है? मंगोलियन कंजूर एक रिलीजियस टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट बोल सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स ये मंगोलियन कंजूर जो है हाल ही में न्यूज़ में था और वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। तो फ्रेंड्स ये अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज़्म है, इन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसके तहत
और इनका एक मिशन भी है, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। तो उन्हीं के तहत इनका एक प्रोजेक्ट है कि इनके मंगोलियन कंजूर के जो 108 वॉल्यूम हैं उन 108 वॉल्यूम को रीप्रिंट करवाना है, ठीक है, अंडर नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। तो इसलिए ये न्यूज़ में था, जिस 108 में से जो पहला 5 वॉल्यूम है उनको रीप्रिंट करवा भी दिया गया है और उनको रीप्रिंट करवा करके उनको प्रेजेंट भी किया गया है प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी को। तो इसलिए ये न्यूज़ में आया था, ठीक है। तो अपन ने जाना कि मंगोलियन कंजूर क्या है। मंगोलियन कंजूर एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिनको मंगोलिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट माना जाता है। और अपने यहाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट चल रहा है उनके तहत इनको रीप्रिंट करवाने का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज़ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि जो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट है ये मिशन लॉन्च किया गया था 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, टूरिज्म एंड कल्चर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस क्वेश्चन का हो गया डिस्कशन। आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ मंगोलिया। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस वीडियो में ये आखिरी क्वेश्चन नंबर 60 है, कंसीडर द फॉलोइंग पैसेज, रेदर देन बीइंग काउज्ड बाय एब्स एंड फ्लोज ऑफ द बिजनेस साइकिल दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज काउज्ड बाय द फंडामेंटल शिफ्ट्स इन द मेकअप ऑफ द इकोनॉमी। इस लाइन को अंडरलाइन करिए फ्रेंड्स। अनएम्प्लॉयमेंट, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज काउज्ड बाय द फंडामेंटल शिफ्ट्स इन द मेकअप ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। This type of unemployment arises due to the mismatch between the supply and demand for certain skills in labor market. Which of the following unemployment types is being referred to in the above passage? तो आपसे किस तरह के एम्प्लॉयमेंट की बात इस पैसेज में की गई है ये आपसे पूछा है। तो फ्रेंड्स जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो कई तरह के होते हैं, आपको ऑप्शन में ही 4 तरह के दिख रहे हैं। मैं इन चारों को डिस्कस कर दूंगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रेंड्स सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तो आप सबको पता होगा, ये बेसिकली एग्रीकल्चरल फील्ड में देखा जाता है और टूरिज्म फील्ड में देखा जाता है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है और सीज़न ख़त्म होने के बाद वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर में भी देखिए, जब सीज़न आता है उस समय वो बूस्ट पे होते हैं, जिस समय सीज़न नहीं होता है तो उसमें काम करने वाले लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉयमेंट देखिए, इंस्टीट्यूशनल कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर जो हायरिंग होता है तो वो डिस्क्रिमिनेटरी हायरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं और उसके वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट। और एक है फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो उसको आप समझिए कि फ्रिक्शन की वजह से, अब फ्रिक्शन क्या, या तो कंपनी जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं उन्होंने आपको निकाल दिया जॉब से, एक ये कारण हो सकता है। दूसरा ये कारण हो सकता है कि आप जॉब से खुश नहीं हैं, हो सकता है वो आपसे कम पैसे में आपसे ज़्यादा काम ले रही हो, तो एक वो भी कारण हो सकता है। तो उस तरीके के जो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद जो पहला स्टेटमेंट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रेंड्स जब स्ट्रक्चर में चेंजेस होता है, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंजेस होता है और उसके वजह से जो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे इधर हाल ही में जब टेक्नोलॉजी का ज़माना आया, आप समझिए 2000 ईस्वी के आसपास, उससे पहले जब कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, मैनुअल वर्क होता था उस समय ज़्यादा, तो उस समय मैनुअल वर्कर्स का ज़रूरत ज़्यादा होता था। और जैसे ही कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर इतना तेज़ी से फैला कि सिर्फ जिन लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज है, जानकारी है, कंप्यूटर स्किल्स है उनके अंदर डेवलप्ड, तो सिर्फ वही लोगों को रोज़गार मिल पा रहा था। और जितने भी लोग पहले से मैनुअल वर्क कर रहे थे, तो उन सब की बेरोजगारी आ गई। तो वैसे अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज के वजह से लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, तो वैसे अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 60। अभी के लिए इतना ही रहने दे, धन्यवाद।